मैंने प्रिंस ऑटो मीन से जो है इनकी गाड़ी ली है। तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। अभी तक का अगर आप एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर आप रेटिंग पूछेंगे तो इसमें मैं एक सेटिस्फैक्ट्री कहूँगा कि बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है गाड़ी की। ये गाड़ी जो है इस प्राइस टैग के अंदर बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उबैद और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं देख मेरी कार का मेड इन एपिसोड, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे नाज़िम अहमद साहब, जो कि ग्लोरी प्रो को ओन करते हैं और बकौल उनके वो इस कार को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फीचर्स को ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है जो कि आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं खूबियों और उन्हीं खामियों के ऊपर फोकस करेंगे जो कि एक ओनर अपनी कार को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद ऑब्जर्व करता है। सो लेट्स बिगन। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं उबैद? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी ज़रा गाड़ी के बारे में बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली और कितनी प्राइस टैग के अंदर ली? अच्छा, ये गाड़ी मैंने बुक करवाई थी फेब में। फेब में? जी जी, और मुझे इसकी डिलीवरी मिली है मार्च में जाके ना। सही। सॉरी, मार्च में नहीं, अप्रैल में। अप्रैल में? जी जी, मतलब आपको 2 महीने का आपको टाइम स्पेंड लगा? बिल्कुल 2 महीने के अंदर अंदर ये गाड़ी मुझे डिलीवर हो गई। सही। और अब तक मैं ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर ये चला चुका हूँ। 2300? 2300 किलोमीटर, जिसमें विद इन सिटी भी शामिल है। उसके अलावा मैं एक ट्रिप भी कर चुका हूँ हाईवे का, जिसमें सक्खर तक मैं जा सही चुका हूँ। सही। तो अभी तक का अगर आप एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर आप रेटिंग पूछेंगे तो इसमें मैं एक सेटिस्फैक्ट्री कहूँगा कि बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है गाड़ी की। अच्छा, तो नाजिम साहब, जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपके इस प्राइस टैग के अंदर और कार्स भी अवेलेबल होंगी। सेडान होंगी, एसयूवी तो नहीं होंगी खैर, लेकिन सेडान थी, तो आपने एसयूवी क्यों पिक की? अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो मैं जब ये डिसीजन ले रहा था कि मैंने गाड़ी लेनी है तो सिडान ही थी मेरे जहन में, और मैंने सोचा था कि होंडा सिविक ले ली जाए। मगर फिर जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो उसमें आपका भी एक रिव्यू शामिल था। तो उसमें मुझे जब ये गाड़ी और इसके फीचर्स नज़र आए तो फिर मैंने यही सोचा कि व्हाई नॉट गो फॉर एन एसयूवी। अगर इसी प्राइस टैग के अंदर एक मुझे ऐसी गाड़ी मिलती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं, जो जिसकी एक शेप नहीं है और एसयूवी कैटेगरी के अंदर आती है, और फिर 7 सीटर है, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस कार कि मुझे इस गाड़ी के लिए जाना चाहिए, सेडान को छोड़ के, उस कैटेगरी को छोड़ के। अच्छा, 7 सीटर की बात आपने की है तो कुछ मैंने रिव्यूज़ देखे हैं जिसमें बल्कि एक मशहूर रिव्यू था, आपको पता ही होगा, चैनल का नाम तो लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें जो ओनर थे उन्होंने इस कार को फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया था। तो मेरे ख्याल से इस कार को फॉर्च्यूनर के साथ तो कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन बज़ाहिर तो इसके फीचर्स से ज़्यादा हैं, लेकिन ये फॉर्च्यूनर कैटेगरी के अंदर आती नहीं है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए तो BRV से हम कर सकते हैं, क्योंकि BRV इज़ विद इन 35 मिलियन, जो कि सिर्फ 10 लाख का डिफरेंस है, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी और इंजन का साइज़ दोनों का सेम है। तो आप क्या समझते हैं कि BRV जो लोग ले रहे हैं उनको क्यों नहीं 10 लाख और ऐड करके ये गाड़ी ले लेनी चाहिए? देखें, फॉर्चूनर के लिहाज से तो यकीनन इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, मगर ज़ाहिर है जो फीचर्स इसके अंदर, जो फीचर्स हैं इसके अंदर, और फिर जो परफॉर्मेंस इसकी आ रही है, उस लिहाज से अगर लोग कोई उसको कंपेयर करता है तो वो गलत नहीं है, मगर कैटेगरी वाइज ज़ाहिर है ये फॉर्चूनर से कंपेयर नहीं हो सकती। अच्छा, जहाँ तक BRV के हवाले से आपने सवाल किया तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर की वजह से अगर आप कहें तो एक कंपेरिजन उसका बनता है, तो वरना मेरा ख्याल है कि BRV का कंपैरिजन है नहीं इसका। अगर आप रियल कंपैरिजन देखेंगे तो इसका स्पोर्टेज के साथ बनता है, इसका MG के साथ एक कंपैरिजन बनता है। लेकिन फिर वो 5 सीट्स पे चले आती हैं, फिर ये हो जाता है। हाँ, सीट्स उनकी 5 है, मगर वो चूंकि कैटेगरी वो भी क्रॉस ओवर एसयूवीज के अंदर आती है, तो कंपैरिजन उसके साथ बनता है। BRV आई गेस के वो इस के साथ, मतलब मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी पीछे है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो शायद वो ग्लोरी के साथ जाती होगी, अगर हम BRV को ग्लोरी के साथ कंपेयर करेंगे तो। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें आपकी जब गाड़ी मतलब ये बाइक की होगी तो आपको एक रीसेल फैक्टर भी होता है, जो कि हमारी मार्केट का सबसे सबसे जो टॉप का एक फैक्ट है, जो कि एक हार्श रियलिटी है, लेकिन एक फैक्ट मतलब मैटर तो करता है। बिल्कुल। तो आपने इस गाड़ी की रीसेल को मतलब मद्देनज़र रखा था, क्योंकि आज से 10 साल बाद आप कुछ नहीं कह सकते कि इस कार की रीसेल कहाँ होगी। हाँ, अभी तो इस गाड़ी का उन काफ़ी चल रहा है, मैं खुद देख रहा था कि 50-50 लाख की भी कार बिक रही है, हालांकि 45 या 46 इसकी फैक्ट्री प्राइस है।
तो आप क्या समझते हैं कि इसको अगर आगे आज के मतलब आज से 10 इयर्स आगे अगर इसको देखा जाए तो इसकी रीसेल वैल्यू मैटर करती है, या फिर आप इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते? देखें, अगर आप ओन की बात करेंगे तो ओन और रीसेल दोनों अलग चीज़ें हैं। जी ज़ाहिर ओन इस वक्त एक ऐसी नई गाड़ी मार्केट में आई है और एक यूँ समझें आपके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए ओन की को लाया जाता है। सही। तो रीसेल वैल्यू समथिंग एल्स। रीसेल तो आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब गाड़ी मार्केट में पुरानी गाड़ी जब ये बिकने के लिए जाएगी तो फिर वो डिटरमिन करेगी कि उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। मगर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स इन पाकिस्तान में जो भी पुरानी गाड़ी आई है उसकी रीसेल वैल्यू आप देख लें। BRV की भी रीसेल वैल्यू, हालांकि शुरू में ये उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क था कि इसकी रीसेल वैल्यू होगी नहीं होगी, कौन खरीदेगा होंडा की BRV 7 सीटर पाकिस्तान में कौन खरीदेगा, मगर उसकी भी एक रीसेल वैल्यू डेवलप हो चुकी है। तो ट्रेंड को अगर देखें आप तो ये मेरा ख्याल है कि रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी रहेगी। मगर मेरा जो परचेज डिसीजन था उसके अंदर मैंने ये फैक्टर काउंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने ये गाड़ी जो जिस नीयत से लिए वो लॉन्ग टर्म इसको रिटेन करने के लिए लिए, और मेरा कोई ये इरादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्द या इवन फॉर फ्यूचर के अंदर भी इसको सेल आउट करूँगा। तो मेरे लिए ये डिसाइसिव फैक्टर था नहीं रीसेल वैल्यू, तो मैंने ज़्यादा इसके ऊपर सोचा भी नहीं है। सही। अच्छा, इसमें आप ज़रा इस गाड़ी के कंफर्ट लेवल को अगर मैं बोलूँ कि रेट करें आउट ऑफ 10 तो? देखिए, कंफर्ट लेवल की अगर आप बात करेंगे आउट ऑफ 10 तो आई विल गिव इट 9.5। 9.5 और जो 0.5 मैं डिडक्ट कर रहा हूँ वो भी जस्ट इसके कि अगर ऑडोमीटर के अंदर इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह आ जाती तो वो फिर 10/10 होता ही है। अदरवाइज कंफर्ट लेवल में ड्राइवर के लिए बहुत ईजी है इस गाड़ी के अंदर। मतलब यू जस्ट हैव टू सिट एंड एंजॉय योर राइड, यू डोंट हैव टू लुक फॉर सो मेनी थिंग्स। गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन इज ऑटो, जिसमें ज़्यादा आप डिटेल में जब आगे बात करेंगे तो फिर उस पर वो मैं आपको बताऊंगा। और कंफर्ट लेवल, ड्राइव एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग। इस कार के शॉक्स तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं मुझे खुद बज़ाहिर, आप भी इसकी तारीफ़ करेंगे? जी बिल्कुल। कार के शॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जंप्स के ऊपर ख़ासतौर पे पाकिस्तानी रोड के हवाले से कहा जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है पाकिस्तानी सड़कों के हवाले से। और ज़ाहिर ये शॉक्स हैं जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो कंफर्ट लेवल है, इन शॉक्स का भी एक उसके अंदर पार्ट है जो एक्सपीरियंस को पूरे कंफर्ट बनाते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। अच्छा, इस कार को ऑफ रोडिंग के लिए आप प्रेफर करेंगे या नहीं? देखिए, मेरा जो पर्पज़ है गाड़ी लेने का वो एक फैमिली कार के तौर पे मैंने इसको लिया है। तो ऑफ रोडिंग के हवाले से मैंने नहीं लिया गाड़ी को। मैं इस हवाले से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ कि ऑफ रोडिंग की जा सकती है इस गाड़ी के ऊपर या नहीं की जा सकती, मगर मेरी प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था इसको ऑफ रोडिंग लेना। मैं तो एक फैमिली कार के तौर पे इस गाड़ी को लिया है। तो यकीनन कोई एक्सपर्ट इस हवाले से बता सकता है कि ऑफ रोडिंग किस हद तक की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अच्छा, ज़रा इस हमारे व्यूअर्स को इसके फीचर्स के बारे में बता दें। वैसे तो हम अपने डिटेल रिव्यू कर चुके हैं, मैं पहले ही मेंशन किया है, लेकिन फिर भी आप एक कुछ फीचर्स होंगे जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, जो कि पाकिस्तान में किसी गाड़ियों में भी नहीं है। तो जिस तरह कॉर्निंग लाइट्स मैं बता देता हूँ, और हमारे पास इसके अंदर जो बोनट है इसका वो स्टेनलेस है। जी बिल्कुल। इसका बॉनेट जो है वो बिल्कुल स्टेनलेस है और बहुत ईजी है उसका खोलना और बंद करना। फिर इसी तरह से कॉर्नरिंग लाइट जो है वो बड़ा एक इम्पैक्ट देती है नाइट ड्राइविंग के अंदर, खासतौर पे जब आप शार्प टर्न्स करते हैं या इवन जैसे बेसमेंट के अंदर पार्किंग, मुझे बेसमेंट में पार्किंग करनी पड़ती है तो उसमें जो शार्प टर्न्स हैं वो और जो कॉलम्स वगैरह हैं उसकी विजिबिलिटी के लिए बहुत इन्हांस करते हैं। फिर आप इसका जो ट्रंक ओपनिंग है जो किक सेंसर के ज़रिए, वो भी एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है इनकी जब आप फैमिली के। रिस्पांस कैसा है इसका जो किक सेंसर है? देखिए, रिस्पांस उसका अच्छा है, बट वो यूँ कह लें आपके जब फर्स्ट टाइम बंदा कोई यूज़ करता है तो फिर जाहिर है वो सेंसर की कहाँ तक रेंज है, कहाँ पे उसने एग्जैक्टली अपना फुट लेके जाना है, तो वो चूँकि उसको समझ में नहीं आता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसमें डिले है। बट इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। और अगर आप देखें तो वो किक सेंसर के अंदर इस सेफ्टी फीचर्स इस तरह के इन्होंने डाले हैं कि वो किक सेंसर उस वक्त तक ऑपरेटिव नहीं होगा जब तक गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं होगा। सही। तो वरना एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार आप किसी भी सिग्नल के ऊपर खड़े हुए और पीछे से कोई बंदा जो है उसके पीछे फुट मार जाए और आपका डिग्गी ऊपर हो जाए, तो ये इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है। फिर इसमें एक सेफ्टी फीचर अगेन ये ऐड किया है कि इवन जैसे ये ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ ड्राइवर साइड पे राइट हैंड पे एक बटन दिया हुआ है, तो गाड़ी अगर चल रही है और स्पीड में है, गाड़ी मोशन में है, अगर गलती से भी हाथ लग जाता है तो ट्रंक ओपन नहीं होगा।
तो ये इस तरह के, जी बिल्कुल, इस तरह के छोटे छोटे बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मल गाड़ियों में नहीं मिलते हैं, और ये पूरे आपके एक एक्सपीरियंस को, पूरे कंफर्ट लेवल को इन्हेंस करते हैं, तो आप इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। सही सही। अच्छा, इसमें वॉइस कमांड भी है? जी जी, इसमें बिल्कुल वॉइस कमांड है, जो कि X70 के अंदर भी थी और इसके दो गाड़ियों के अंदर हमने देखी है। बिल्कुल X70 के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अच्छा, वॉइस कमांड के हवाले से अगर आप ये कहें तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं उसमें दिए हुए हैं, मोर देन 100। काफी बड़ा खड्डा था ये, इस पे बहुत बहुत कम रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जी जी बिल्कुल। तो गाड़ी का रिस्पांस खड्डों में बहुत ज़बरदस्त है ना। मैं तो चूँकि इसको लॉन्ग रूट पे भी लेके गया हूँ, तो मैं आपसे उसका भी शेयर करूँगा एक्सपीरियंस के, वो क्या उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी मैं बात कर रहा था वॉइस कमांड के ऊपर। तो वॉइस कमांड में इसमें मोर देन 100 कमांड्स हैं जो इसको दी जा सकती हैं, जिसमें म्यूज़िक का प्ले, नेक्स्ट ट्रैक, और आप चारों विंडोज़ जो हैं वो एक एक करके भी चारों एक साथ भी खोल बन सकते हैं। स्काईलाइट तो मेरे ख्याल से हर रिव्यू के अंदर वो नॉर्मल है, हर बंदा ही खोल के दिखाता है उसके अंदर। उसके अलावा इसमें कॉल का फंक्शन भी है। अगर आप ब्लूटूथ के जरिए आपने अगर कोई मोबाइल अपना कनेक्ट किया हुआ है तो आप जस्ट इसको हाई ग्लोरी हो पे कॉल किसी भी, लेट्स से अगर मैं अभी इसको कहता हूँ कि कॉल उबैद। I'm not sure about that. Say again, please. कॉल उबैद। I missed what you said. What was that? कॉल उबैद। A contact named Welfare found. Do you देखिए, want to तो call him? जो भी नाम मैं लूँगा वो उससे रिस्पेक्ट एक जो भी मेरे कांटेक्ट में उसका नंबर होगा वो लेके आ जाएगी, और फिर अगर मैं उसको गो अहेड देता हूँ तो कॉल उसको मिला लेगी। तो जस्ट आप ये देखें कि इसके अंदर सिर्फ आप फ़ोन सुन या कॉल रिसीव और कट नहीं कर सकते, आप इवन कॉल मिलाने के लिए भी आपको फ़ोन को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका जो iTalk का जो एक फंक्शन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़े आसानी से कॉल मिला सकते हैं। और बाकी जो फंक्शन है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चों की भी ये पसंदीदा गाड़ी इस वजह से बन चुकी है क्योंकि इसके अंदर iTalk फीचर है। तो हर बच्चा इस गाड़ी में बैठता है तो बहुत खुश होता है। अच्छा, इसमें आपने इस कार को 0 to 100 चेक किया अभी तक? नहीं, मैंने गाड़ी का 0 to 100 चेक नहीं किया है, क्योंकि देखें अगेन मैं गाड़ी है। एक तो गाड़ी मेरी अपनी है, फिर दूसरा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो फैमिली कार के तौर पे लिया है ना। तो हमने जब टेस्ट की थी ना गाड़ी का, हमने रिव्यू भी देखा था, उसके अंदर आया था इसकी टाइमिंग आसान कोई 0 to 11 आई थी, तो 11 सेकंड्स आई थी कोई। जी जी, मैंने देखा था एसयूवी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें कि 1500 सीसी इंजन के साथ जो गाड़ी की शेप है, जो बॉडी वेट है, उसके अंदर अगर ये 11 या 13 सेकंड भी देता है तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि गाड़ी ये मेरा ख्याल है कि ये फैमिली कार है, इट्स नॉट अ कार डिज़ाइंड फॉर ओनली ऑफ रोडिंग या कोई एडवेंचर के लिए गाड़ी नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए। तो उस लिहाज से गाड़ी की परफॉर्मेंस और इसका 0 to 100 बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी काफ़ी, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा है। मैं अभी आपने देखा भी काफ़ी बड़े बम्प्स भी थे, उनके ऊपर भी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट गई है। मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिविक और करोला से ज़्यादा है। बिल्कुल, करोला और सिविक से तो ऑलमोस्ट ज़्यादा है। और बिल्कुल, लेकिन इसका जो लॉन्ग, एक तरह से जो इसका चेसिस है वो काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्ग हिसाब से तंग कर सकता था कि जिस तरह BRV है वो कहीं कहीं लगता है कि वो टच होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। जैसे अभी आप देखें ये भी एक काफ़ी बड़ा है, आप देखें वो होंडा सिविक जो है वो स्ट्रेट नहीं गई है ना, वो भी टर्न करके गई है। देखें आप, इस पे से हम सीधा गुजरे हैं, हमें कोई उसमें वो इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, इस कार को आपने एक तो बताया कि आप इसको सक्कर लेकर गए थे, तो आपने लॉन्ग रूट पे भी इसको चेक कर लिया और विद इन सिटी आप इसको ड्राइव करते रहते हैं, तो दोनों का एवरेज ज़रा बताइए कि इसका फ्यूल कंजप्शन कितना है? देखिए, विद इन सिटी जो मुझे इसका एवरेज मिल रहा था वो 7.5 से 8 मिला है जी, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग पे जो मैं लेके गया हूँ तो 9.4 टू बी एग्जैक्ट 9.4 मेरा तकरीबन 1200 किलोमीटर मैंने किया था, और 126 लीटर जो है वो मेरा टोटल फ्यूल इसके अंदर लगा। तो अगर आप एवरेज निकालें इसका तो वो 9.4 लीटर की आती है एवरेज। लेकिन अगर देखा जाए तो 9.4 कोई एसयूवी के हिसाब से तो खैर सही है, लेकिन 9.4 इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू नो। देखिए, आप एक्सपेंसिव कह सकते हैं, मगर जिस तरह की गाड़ी है, जो कंफर्ट लेवल आप इंजॉय करते हैं, और फिर इसमें ज़ाहिर है ये बात अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है गलत नहीं हुआ कि आप अटेंशन भी इंजॉय करते हैं लोगों की, लोग देखते हैं, तो वो जो एक प्राउड फीलिंग है उसमें अगर आप 1-2 लीटर एक्स्ट्रा दे भी दें तो आई डोंट से कि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है। और
अभी इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक ECU अपग्रेड कंपनी रीगल की तरफ से आया है, जिसमें इन्होंने इंजन कंट्रोल यूनिट के सॉफ्टवेयर का अपग्रेड दिया है। अच्छा। शायद आपको पता हो इस हवाले से। तो इस वक्त वो शोरूम्स के ऊपर ये चल रहा है, वो हर शोरूम जो है वो कॉल कर रहा है अपने लोगों को, उनको कह रहा है कि आप अपनी गाड़ियाँ लाएं और इसका ECU का जो प्रोग्राम है उसको अपडेट करा लें। तो उसका जो सोल पर्पस है उसमें फ्यूल एवरेज के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें डाली हैं ताकि जो फ्यूल कंजम्पशन है इसकी वो एवरेज उसकी इम्प्रूव कर सके। तो मैं अभी रिसेंटली में कल ही सैटरडे को ही मैं ये करवा के आया हूँ। तो ज़ाहिर है उसका टेस्ट करना कि उसकी वजह से कितनी इम्प्रूवमेंट आई है वो बाकी है, मगर कंपनी ने इस इशू को एड्रेस किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपनी ने इस तरह से इश्यूज़ को एड्रेस कर दी तो दैट स्पीक्स ऑफ कि कंपनी आफ्टर सेल्स के हवाले से और लोगों की फीडबैक को कस्टमर के बारे में बिल्कुल सोच रही है, उनकी फीडबैक को पॉजिटिवली ले रही है, उसके ऊपर एक्शन भी कर रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है और बड़ा प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है। यहाँ पर कुछ कंपनी ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार थी काफ़ी मशहूर SUV थी, बारिश में मसला आ गया था पानी का, तो ये भी इशू हुआ था कि कुछ डीलरशिप्स ने उसको क्लेम करने से मना कर जी दिया। ऑन नहीं कर देते वो जी, उसको। उन्होंने कहा था बिल्कुल कि हमारा मसला नहीं है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जी बिल्कुल। तो एक और चीज़ अगर आप बताएं कि इसके अंदर जो आप पेट्रोल फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं वो हाई ऑक्टेन ज़रूरी है, क्योंकि कार जो है आपकी टर्बो है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि टर्बो के अंदर हाई ऑक्टेन ही यूज़ करना चाहिए या फिर आप इसको नॉर्मल फ्यूल पर भी चलाते हैं। नहीं देखें, कंपनी की जो रिकमेंडेशन है वो 92 रॉन की है और 92 नॉर्मल के अंदर आता है, वो हाई ऑक्टेन के अंदर नहीं आता है। अच्छा, 92 रॉन जो है, सही। तो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेशंस ऐसी कोई नहीं है। और फिर हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है कि वो हाई ऑक्टेन पे चलाना चाहे तो वो चला सकता है, उसको यकीनन उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं इसको मिक्स पे चला रहा हूँ अभी तक। मैं हाफ जो है वो हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ, हाफ जो है वो नॉर्मल डलवाता हूँ। लॉन्ग रूट पे ऐसा था कि जब मैं सक्खा से वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में हाई ऑक्टेन मिला नहीं था, तो मैंने वो एक पूरा टैंक नॉर्मल फ्यूल का ही डलवाया था। तो मुझे ना परफॉर्मेंस में कोई सच फीलर आया कि कोई परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है, और ना ही कोई अभी तक इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आया है। एक और ही सवाल पूछना था कि ये गाड़ी CKD यूनिट है, जी तो कुछ लोगों का कहना होता है कि CB यूनिट जो है वो बेहतर होता है CKD यूनिट से, यानी कि पाकिस्तान असम्बल से बेहतर होते हैं इम्पोर्टेड यूनिट्स। तो इसमें आपको क्वालिटी में कोई फ़र्क लगता है या फिर इसकी क्वालिटी बेहतर है? देखिए, क्वालिटी इसकी बेहतर है, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आप ये कहेंगे कोई पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी है तो कुछ बिल्कुल उसके अंदर क्वालिटी के लिहाज से कुछ डिफेक्ट्स होंगे। ज़ाहिर है इवन पाकिस्तान के अंदर भी ऑटोमोबाइल्स की जितने भी कंपनियां पहले से भी काम कर रही हैं, तो आप जानते हैं कि सबके अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसे डिफेक्ट्स हैं, मगर यकीनन एक नई गाड़ी पाकिस्तान में आई है तो इम्प्रूवमेंट, एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है जो असेंबलिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में यकीनन नज़र आता है। शुरू में मैंने सुना था कोई पेंट क्वालिटी के इश्यूज हैं गाड़ी के अंदर, मगर मैंने ऐसा कोई इशू ऑब्जर्व नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है क्वालिटी का। मतलब आपको ये डैशबोर्ड वगैरह को प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर नहीं मुझे compromising नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं दिखती है। अच्छा, इसमें आपके जो डीलरशिप का रिस्पॉन्स, यहाँ पे डीलरशिप इसके मौजूद है, लेकिन एक जी। MG की बात करते हैं हम कि MG जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे उसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कोई भी प्लांट या फिर कोई भी अथॉराइज डीलरशिप। तो उसमें आपको क्या फ़र्क लगता है कि अगर आपके कार की डीलरशिप मौजूद हो, फिर आपकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो या ना हो, उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता कस्टमर को? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है कि अगर आपको ये पता हो कि आपकी गाड़ी के आफ्टर सेल सर्विस, उसकी रिपेयर्स, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स के लिए पूरा एक नेटवर्क अगर मौजूद है, तो ज़ाहिर है आप बड़ा सुकून में रहते हैं, आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस हवाले से DFS के प्रिंस ये रीगल ऑटोमोबाइल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरा, जिसमें कराची में भी इनके 3 3S डीलरशिप्स हैं। मैंने प्रिंस ऑटोमीन से जो है इनकी गाड़ी ली है, तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। अभी आपने इसकी उनसे सर्विस भी करवा चुके हैं? मैं एक सर्विस भी करवा चुका हूँ, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि ECU अपग्रेड जो कंपनी की तरफ से आया है उस हवाले से भी वो भी मैं कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, टाइमली बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, और कोई ऐसी चीज़ मुझे अभी तक फील नहीं हुई कि जिसमें मैं ये कहूँ कि सर्विस के लिहाज से कुछ कमी है उसके अंदर, तो आई डोंट थिंक सो। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको टाइम रिवाइंड कर दिया जाए और फिर आपको अगेन ये प्राइस टैग दिया जाए कि इसमें आपको अगेन एक कोई कार बाय करनी है, तो आप फिर इसको अगेन बाय करेंगे?
जी जी बिल्कुल, मैं इसको अगेन बाय करूंगा और अगेन नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स, बल्कि मैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर के तौर पे आप अच्छा। कह सकते हैं, टैग कर सकते हैं आप मुझे। वैसे मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था कि आपको नेगेटिव रिव्यूज करने हो तो आप जी जी कर बिल्कुल, आपने मुझे इसकी फुल लेवरेज दिया है कि कोई अगर नेगेटिव कमेंट्स हो तो, मगर अभी तक मुझे देखें, मैं जितनी अभी मैंने गाड़ी चलाई है उसमें मुझे अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ फील नहीं हुई है। जिस एक इम्प्रूवमेंट है, नेगेटिव नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूल एवरेज अगर शो हो इसके अंदर ओडोमीटर में तो वो बड़ा एक हेल्पफुल रहती है, आपको हर वक्त वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है। और जिस तरह से कंपनी इस पे चीज़ों पे काम कर रही है, जिस तरह से वो ECU अपग्रेड लेके आई है, आई होप कि इंशाल्लाह वो चीज़ भी आ जाएगी इसके अंदर। तो आप इस गाड़ी में ज़रा एक एक्सपीरियंस में ये भी बात बता दीजिए कि गाड़ी की स्टेबिलिटी के हवाले से आप ज़रा कुछ डिस्कस कीजिए। अच्छा, स्टेबिलिटी देखें, चूँकि SUV है और गाड़ी ऊंची है तो चांसेस इसके अंदर होते हैं कि गाड़ी रोल हो जाए, मगर इसमें स्पेशली फीचर है एक डाला हुआ है कंपनी ने जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, उसका पर्पज़ ये है कि गाड़ी को शार्प टर्न्स के ऊपर, हाई स्पीड टर्न्स के ऊपर गाड़ी को मेंटेन करे और गाड़ी को रोल ओवर ना होने दे, गाड़ी को स्टेबल रखे अपनी लाइन के ऊपर, गाड़ी की ग्रिप रहे। तो इस हवाले से मैं अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अभी लॉन्ग ट्रिप के ऊपर मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ओवर 100 की स्पीड से जब मैं जा रहा था तो अचानक से एक ट्रक ने मेरे सामने से टर्न लिया और रोड को ऑलमोस्ट उसने ब्लॉक कर दिया। और मैं इतना नज़दीक था उसके कि मेरे पास चांस नहीं था कि मैं ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक सकूं। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन कि मैं गाड़ी को टर्न करूं, शार्प टर्न लूं और गाड़ी को दूसरे रोड पे लेके चला जाऊं उससे बचाने के लिए। तो जो बहुत रिस्की होता है जब आप एक टर्न लेते हैं और फिर बिल्कुल रोड के बीच में से जाके आप सामने वाली रोड के ऊपर आते हैं तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और ये सब कुछ ओवर 100 की स्पीड पे हुआ है। तो मैंने तो क्या किया, खैर अल्लाह ने मुझसे करवाया, और गाड़ी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली सेफ रहे। और गाड़ी ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है या कोई जर्क अंदर महसूस हुआ है। गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में रही और बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी थी इस गाड़ी की, जिसकी वजह से मैं तो इस गाड़ी का फ़ैन हो चुका हूँ पूरा। और इसी वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये गाड़ी जो है इस प्राइस टैग के अंदर बहुत बेहतरीन गाड़ी है। सही जनाब, आपसे काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। आपने काफ़ी अच्छी तरह चीज़ों को डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, हम इसी तरह आपके लिए दूसरे रिव्यूज़ लाते रहेंगे। तो ये हमारा पहला, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मेरी कार कहानी का फर्स्ट एपिसोड था। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ओनर्स से उनके जो है उनका जेन्युइन रिव्यू लिया जा सके, ना कि पेड रिव्यू। तो हमें आगे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।